हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है बच्चा कार्बन आयंस। ठीक है बच्चा, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है आपका कार्बन आयंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन आयंस क्या होते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले कार्बन आयंस आप क्या इससे समझोगे। कार्बन आयंस हम किसे कहते हैं। हम कार्बन आयंस, कोई भी आपके पास स्पीसीज है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज है आपके पास, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिले तो बच्चा आपका क्या कहलाएगा, कार्बन आयंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपना, कार्बन आयंस। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के जो वैलेंस सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर उसकी वैलेंस सेल में आपका बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसके जो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये तो एज ए कोवलेंट बॉन्ड की तरह वर्क करेंगे, एज ए कोवलेंट बॉन्ड की तरह ये वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये जो 8 थे उसमें से जो 6 बच गए, वो आपके क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके बचे वो कैसे करेंगे बच्चा, वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहेंगे आपकी स्पीसीज में। कैसे रहेंगे बच्चा, लोन पेयर की तरह वो प्रेजेंट रहेंगे किसी भी स्पीसीज में। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया कि क्या होता है कार्बन आयंस। अगर कोई भी आपको नेगेटिव स्पीसीज दिखे, उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो आपका कार्बन आयंस होता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, ठीक है, आपके कार्बन में, ठीक है, तो उनमें से जो 6 इलेक्ट्रॉन है एज ए कोवलेंट बॉन्ड की तरह वर्क करेंगे, और जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो एज ए लोन पेयर रहेंगे। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। अब देखो, यानी कि इस स्पीसीज में लोन पेयर है, यानी कि जब कार्बन आयन है, ठीक है, तो उस स्पीसीज में ऑब्वियसली बात है, इसमें लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इस पर लोन पेयर है। ठीक है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो, ठीक है बच्चा, यानी कि जो स्पीसीज है वो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम उस स्पीसीज को बोलते हैं बच्चा, उस स्पीसीज को आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल। उसको आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उसको आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसपे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, उसको बेस भी बोल सकते हो, और वही आपका कार्बन आयंस होता है बच्चा। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन किसका, कार्बन आयंस का। यानी कि कहीं भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखे, आपको किसी भी स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज दिखे तो वो कार्बन आयंस है। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन हो अगर उसके पास, ठीक है, तो उसमें जो जो 6 एज ए कोवलेंट बॉन्ड और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की तरह वर्क करेंगे बच्चा। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं हम इसके जनरेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि जनरेट कैसे होंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बन आयंस। एक बात और बच्चा, जो स्पीसीज होती हैं कार्बन आयन की, ये जो है आपकी, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। कार्बन आयंस कैसा होता है बच्चा, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट जनरेशन ऑफ कार्बन आयंस। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कार्बन आयंस की। लेट्स सी ये क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास कोई भी स्पीसीज है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सी, ये देखो, ये मेरे पास कोई भी स्पीसीज है, ये यहाँ से समझा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे H लगा दिया। ठीक है, अगर इसमें से मेरे को बच्चा, ये आपके पास कोई भी आपकी स्पीसीज है, ठीक है, अगर मेरे को इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के, जब ये इसमें से रिलीज होगा, यानी कि इसमें से बाहर जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, ये अपना इसको किसको दे के जाएगा, कार्बन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कार्बन पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चा, कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका
जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज ए बाहर जो निकला था आपका हाइड्रोजन, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वो आपका बाहर निकल जाएगा एज ए पॉजिटिव चार्ज लेके, ठीक है। तो ये जनरेशन हुआ, यानी कि ये जो है इसी को ही बोलते हैं बच्चा, जो ये आपका ये जनरेट हुआ है इसी को ही बोलते हैं आपका कार्बोनायन, ठीक है, इसको ही बोलते हैं आपका कार्बोनाइंस, ठीक है। इस स्पीसीज को हम बोलेंगे कार्बोनाइंस, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई स्पीसीज ले ली है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कैसे इसके थ्रू आपको कैसे कार्बन आयन को अच्छी तरह से मैं समझाती हूँ, देखना। देखो इसमें क्या है कि मैंने इसको यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे CH2 और ये आ जाएगा यहाँ पे ये इसका H और ये वाला कंपाउंड बच्चा, ठीक है, और ये आ जाएगा CHO, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये जो है ये CHO, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा CH3 को इसके एक H को ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे बच्चा, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, कोई OH आएगा, ये OH यहाँ आया, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से इसने अटैक करा, ठीक है, अटैक करेगा तो वो एज ए H2O मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O वो एज ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, जो बाहर का जो OH आया था उसने अटैक करा था तो एज ए H2O बाहर निकल गया, ठीक है। यानी कि वो अपना जो ये हाइड्रोजन था, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया था कि वो विदाउट बॉन्ड जाता है, जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए विदाउट बॉन्ड जाता है, जो इसके जो बॉन्ड है वो यहीं पे छोड़ के जाता है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहीं पे रह गए, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस पर CH2 पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि CH2 पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपका CHO एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये बन गया हमारा बच्चा कार्बोनायंस, ध्यान देना, इसी को ही बोलते हैं बच्चा कार्बोनायंस, ठीक है। तो जनरेशन समझ में आ रही है आपके, आई होप कि जनरेशन ऑफ कार्बोनायंस कैसे आपको जनरेट करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल लेके वही हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेके जाता है, और इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेके जाता तो किस पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे, दैट्स वाई कार्बन गेन नेगेटिव चार्ज, और उसी को बोलते हैं कार्बोनायंस बच्चा, ठीक है बच्चा। तो ये तो था इसकी जनरेशन, कार्बोनाइन की जनरेशन के बारे में, ठीक है, ये तो था कार्बोनाइन की जनरेशन के बारे में, ठीक है। अब इस कार्बोनाइन के बच्चा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑर्बिटल। ना बच्चा अब बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन की। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जनरेशन ऑफ कार्बोनाइन कैसे जनरेट होता है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखो, इसमें जो कार्बन की जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है आपकी 1s2 2s2 2p2, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। तो इनमें से मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ठीक है, तो ये जाएगी आपकी 2s2 और 2p2, ठीक है बच्चा, ये आती है नाउ, ठीक है। अब कार्बोनाइंस की मैं बात कर रही हूँ, और आपको पता है कार्बोनाइन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ये तो है कार्बन की वैलेंसी। अब मैंने बताया कार्बन जो अनायन है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा, थोड़ा चेंज आएगा, इसमें आ जाएगा 2s2 2p3, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी 2s2 2p3। चलो अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, ग्राउंड स्टेट देखते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात मैं करती हूँ, ठीक है। ग्राउंड स्टेट देखो, ग्राउंड स्टेट आपकी बनेगी ऐसे, ये एक ऑर्बिटल बनाया एस के, और ये मैंने इसके ये पी के ऑर्बिटल बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें एस के तो हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, एक इसके एक अपोजिट आ गया, और आपके इसमें कितने हैं, पी में 1 2 और 3 बच्चा, ठीक है, 3 आ गए, ठीक है। नाउ इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो कौन सी होगी बच्चा, sp3, इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3, कैसे होगी बच्चा, एक्साइटेड स्टेट देखो, इसकी एक्साइटेड स्टेट देखो, इसकी एक्साइटेड स्टेट देखो, ये होगी आपकी ये देखो, ये आपके ऑर्बिटल जो है आपके, ये आपके सारे एक साथ हो जाएंगे, इसको मैं अच्छी तरह से और बता देती हूँ, एक ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, एक और ये 4th वाला, ठीक है, इनको बना लेना अच्छी तरह से, ये
मर्ज हो गई, 1 2 3। ये तो S का है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके तीनों P के हैं, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चा, sp3। sp3 इसकी हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है। ठीक है, अब जो ये 3 है, ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पर, ये हाफ फिल्ड जो है, हाफ फिल्ड जो है आपके, जो ये हाफ फिल्ड है, वो जो ये वाले तीनों, ये जो तीनों हैं आपके, ये जो हाफ फिल्ड हैं, ये आपके एज ए कोवलेंट बॉन्ड यूज करेंगे बच्चा, ठीक है बच्चा। ये एज ए यहाँ पे हाफ, ये जो हाफ फिल्ड वाले हैं, ये 1 2 और 3, ये आपके एज ए कोवलेंट बॉन्ड यूज करेंगे इनको बच्चा। और जो ये आपका जो ये लॉन पेयर है, ये दोनों, ये जो है आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, एज ए लॉन पेयर यूज होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एज ए लॉन पेयर, ठीक है। यानी कि अब अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडेशन इसकी शेप कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। इसकी जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी बच्चा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये तो था इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत ही सिंपल है। एक बार एक्सप्लेन करा देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, 1:2 2p2 होती है, ठीक है। लेकिन कार्बन जो होता है उनको वैलेंस सेल लेते हैं 2:2p2, लेकिन जो कार्बन अनायन की जो वैलेंसी होगी वो होगी बच्चा 2:2p3, ठीक है। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, ठीक है। वो मर्ज हो गए आपस में, sp3 हाइब्रिडेशन बनाएंगे, और इसकी जो शेप होगी उसका नाम होगा टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये होती है बच्चा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन का एक्सप्लेनेशन। नाउ अब देखो, अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जनरेशन के बारे में बताया, इनका जनरेशन कैसे होता है, इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात करती हूँ बच्चा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, यानी कि स्टेबिलिटी को से आप मतलब इसको कैसे, इनकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद हम देखो स्टेबिलिटी को कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है एक स्पीसीज़ है, ये मैंने एक स्पीसीज़ बना दी CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव, ठीक है। इसके अटैच में एक मैंने G ग्रुप लगा दिया बच्चा, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एक G ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये आपका ये इससे अटैच है, ठीक है। ये देखो, अब इस जो ये जो ग्रुप G लिया है जो मैंने, ठीक है, ये जो ग्रुप G है, ठीक है। अगर ये ग्रुप G आपका इलेक्ट्रॉन, आपने ये जो पढ़ा होगा आपने, इसमें आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो G जो है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ठीक है, EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है। अगर ये G आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो इस जो यानी कि जो इस कार्बन के ऊपर आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की चांस डेंसिटी है। नाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, विथड्रॉ करता है, ठीक है। यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ऐसे अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और इस वजह से अब क्या करेगा, ये जो ना इसकी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो अपनी तरफ इसने खींची, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये CH2 आपका कैसा हो जाएगा, इसको स्टेबल बना देगा, ठीक है। जो एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन थे वो आपके ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने, इस G ग्रुप ने आपके ले लिए इसके CH2 के, और ये इसकी वजह से आपका जो CH2 ग्रुप है वो कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। दैट मीन्स अगर कोई भी आपका कार्बन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो यानी कि वो स्पीसीज कैसी होगी बच्चा, स्टेबल होगी। ध्यान देना, कैसी होगी बच्चा, स्टेबल होगी। लेकिन इसके अपोजिट में बात करूँ, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, वो कार्बन आयंस है। अगर यहाँ पे कोई G ग्रुप है, लेकिन ये G ग्रुप आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे देगा CH2 की तरफ। अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, एक्सेस में है, और ये और इलेक्ट्रॉनों को इसके पास दे रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है CH2 नेगेटिव के पास, कार्बन आयन के पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि इसको अनस्टेबल कर रहा है बच्चा, ठीक है। क्या कर रहा है, ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके क्या करते हैं, कार्बन आयन को स्टेबल बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन आयन को अनस्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कैसा है बच्चा, अनस्टेबल है आपका कार्बन आयंस। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो स्पीसीज आपकी वो कार्बन आयन कैसा है, स्टेबल है, ठीक है बच्चा। इतना समझ में आया आपके।
ठीक है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो उसके बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप है उसको अनस्टेबल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबल बनाते हैं। अगर इनके बच्चा मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ, अगर मैं बच्चा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसका ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपका मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड लास्ट में आपका आएगा 3 डिग्री। तो ये बच्चा होता है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ लिया जाता है। तो ये होता है इसका बच्चा कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखो आपको मैं बताती हूँ। 3 डिग्री को देखो, 3 डिग्री मैं बनाती हूँ आपके सामने। ये मैंने 3 डिग्री बनाया, जो कार्बो एनायंस है 3 डिग्री में आपके क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप लगेंगे। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि जो CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट जो लगता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन यानी कि दे रहा है बच्चा, ध्यान, यानी कि जो ये सारे मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉनों को इसको तरफ दे रहे हैं। ठीक है, ढकेल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कार्बो एनायन के पास पहले से ही ऑलरेडी इतनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, जिसके कारण आपका कार्बन जो है वो कैसा हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज होगी। समझ में आया, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे कार्बन के चारों ओर, उससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं लेकिन उसको जरूरत नहीं है, तो इस वजह से उसकी क्या होगी बच्चा, स्टेबिलिटी को क्या होगा, वो डिक्रीज होगी बच्चा। इतना समझ में आया। लेकिन क्या है इसमें क्या है, जो सेकेंडरी में है इसमें ओनली 2 होते हैं, 2 मिथाइल होते हैं, तो उस वजह से इसकी थोड़ी कम होगी। लेकिन 1 डिग्री में क्या होता है, एक ही मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसमें वो स्टेबल होगा, और जो आपका मिथाइल है उसमें वो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कार्बो एनायन होगा बच्चा। तो ये आपको ये लर्न करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा मिथाइल या 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड लास्ट में आपका थर्ड जो 3 डिग्री जो कार्बन आयंस है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही, मतलब उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चा, तो इतना बच्चा समझ में आया कुछ स्टेबिलिटी का। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, वो मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे। देखो बच्चा, ये है आपका मैंने यहाँ पे लिया है Sp, देन Sp2 और उसके बाद Sp3। ये देखो, ये मैंने लिए। ठीक है, इसका जो ये किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में, ये किस में होता है, डबल बॉन्ड में, और ये किस में होता है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होती है, Sp होती है आपकी, Sp किस में होती है आपकी, ट्रिपल बॉन्ड में, और ये किस में होती है आपकी, डबल बॉन्ड में, और ये आपकी Sp3 होती है आपकी सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब इनकी मैं परसेंटेज ऑफ S करेक्टर की बात करूँ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा S करेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर की बात करूं तो इसमें होता है बच्चा 50%। ठीक है, इसमें 50% एस करेक्टर होता है, और Sp2 में होता है 33.3% ऑफ एस करेक्टर, और Sp3 में होता है बच्चा 25% ऑफ एस करेक्टर होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है, Sp में, एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, एस। ठीक है बच्चा, यानी कि एस परसेंटेज आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ, देखो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा यानी कि इंक्रीज होगा, उतना ही उसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। ध्यान देना बच्चा, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट से आप क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसका, ठीक है, इंक्रीज होगा। यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा। किसको, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये समझ में आई बात। ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑफ चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी और कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, और कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा यानी कि वो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी बच्चा। क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चा,
तो मैंने आज आपको कार्बन आयन के बारे में बताया, कार्बन आयन क्या होता है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कैसे कैसे ये इसका इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद ये जनरेट कैसे होता है, जनरेशन ऑफ कार्बन आयन बताया, उसके बाद इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे होगी, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आई होप आपको ये जो कार्बन आयन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके।